हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके भी कुछ वीडियो बन चुकी हैं, कुछ वीडियो बनने के लिए अभी शेष हैं। और दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हम 5 वीडियो डाल चुकी हैं इसकी प्लेलिस्ट में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको सभी कक्षाओं की, सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। तो आप बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आपको एक समस्या बताता हूँ दोस्तों, मैं किस समस्या से जूझ रहा हूँ। मुझे दोस्तों टाइफाइड है और मेरा गला भी थोड़ा मतलब सर्दी गर्मी से पता नहीं किस वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से जब थोड़ा आराम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए थोड़ी लेट हो रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। अध्याय 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में कक्षा 6 के छात्रों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये खासियत है एनसीईआरटी पुस्तकों की। आपको मतलब आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो वही बात है, ये बोल रहे हैं ना, इस चित्र के बारे में चर्चा हो रही है कि ये चित्र है ना दोस्तों। इसके बारे में कह रहे हैं कि ये देखिए, पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, पठार हैं, घाटी हैं, पहाड़ हैं, झील, सहायक नदी, मैदान, नदी, वितरणी, वितरिका है, डेल्टा नदी, मुहाना, प्रायद्वीप, समुंदर, स्थल संधि, तट, जल द्वीप, जल संधि, द्वीप, ये मैदान, ये सब दोस्तों, ये शब्दावलियाँ आप कभी मतलब अगर वक्त मिले तो यूट्यूब से सर्च करके लिख लें। ये शब्दावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे पूरी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझने में अच्छी समझ विकसित होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लें, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। इनके बारे में आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। ये बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी के कुछ भाग ऊंचे नीचे होते हैं, कुछ समतल होते हैं, तो स्वाभाविक है दोस्तों, ये भी होना जरूरी है। पृथ्वी पर अगर कोई भाग, जैसे कि किसी भाग में ऊंची नीची जगह है, वहाँ पे अलग तरह का माहौल होता है, वहाँ लोगों के जीवों का रहना संभव हो पाता है। अगर दोस्तों सारी पृथ्वी पर एक ही तरह का आकार होता, एक ही तरह की ज़मीन होती, तो वहाँ पे इंसानों का रहना और मतलब जीवों का रहना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हर तरह का मौसम, हर तरह की स्थलाकृतियाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही पृथ्वी पर जो जलवायु है, वातावरण है और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ हैं हो पाती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये स्थलाकृतियाँ ही जलवायु को प्रभावित करती हैं, है ना। तो उनकी वजह से जलवायु को जलवायु से सॉरी इंसान को जलवायु प्रभावित करती है। तो ये सब जरूरी है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं की परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत सी स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं, आप, हम, कोई भी इंसान जिस जमीन पर खड़ा है, तो उसके नीचे ज़मीन मतलब काफ़ी अंदर एक हलचल हो रही है, एक क्रिया हो रही है, जो भूगर्भीय क्रिया बोलते हैं जिसको। तो उस क्रिया के माध्यम से दोस्तों ये पृथ्वी पर यहाँ नहीं तो कहीं और पृथ्वी की सतह पर प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव भी ऐसा पड़ता है कि पृथ्वी कहीं ऊपर उठ जाती है, वहाँ मतलब मतलब खड़ी हो जाती है, यानी कि पत्थर नहीं, सॉरी, पहाड़ टाइप का निकल पड़ते हैं ज़मीन से टकराने की वजह से, और कहीं ज़मीन धंस जाती है।
तो जो क्रिया ये इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जो लिखा है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये छूट रहा है, इसको देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंची कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो 8000 से ऊंची दोस्तों आप आगे देखेंगी कंचनजंगा है, तो और और भी हैं दोस्तों, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा। और सबसे प्रमुख तो हमारा माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई 8000 से ऊंची है। ठीक है, और ये यहाँ कह रहे हैं कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो पर्वत की परिभाषा आपने समझ ली दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटी सी परिभाषा थी पर्वत की, आप इसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दूसरी या बाह प्रक्रिया स्थल की लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए अपरदन की परिभाषा दोस्तों लिख सकती हैं आप। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। कितनी शॉर्ट और कितनी सिंपल भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अपरदन की क्रिया के द्वारा क्या होता है सतह, जो पृथ्वी की सतह नीची हो जाती है, तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों निक्षेपण अपरदन के माध्यम से जो जमीन या भूमि में जो परिवर्तन होता है, तो निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा वो उसकी भरपाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहती हुई जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। तो दोस्तों ये अपरदन और निक्षेपण जो प्रक्रियाएं हैं, ये किसके बीच होती हैं, किन में होती हैं। तो ये बहती हुई जल में होती हैं, वायु में होती हैं और बर्फ में होती हैं। देखिए दोस्तों, जल में कैसे होती हैं, तो जल समंदर का जल, नदी का जल और तालाबों में भी होती है, कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो उसकी लहरों से जो उसकी किनारी, नदी की किनारी, समंदर की किनारी कट जाती है ना, तो वो ही प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। ठीक है, और वायु में देखिए, आप रेगिस्तान जैसी जगहों पर देखी होंगी, तो कभी मौका मिला हो आपको दोस्तों, तो या नहीं देखा तो आप किसी वीडियो वगैरह में देख सकते हैं, कहीं और देख सकते हैं। तो उसका भी जो कटाव होता है ना, हवा का झोंका आता है तो पहाड़ रेत का जो बड़ा सा टीला बना देता है, फिर वही हवा का झोंका आता है तो उसको मिटा देता है। तो यही प्रक्रिया, एक तरह से यही प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और बर्फ़ में देखिए दोस्तों, बर्फ़ पिघल पिघल कर हो जाती है, एक बड़ा सा बन जाता है, फिर वो नीचे बहुत ठंडा पानी हो जाता है, तो कट जाता है उधर, उसके नीचे कटाव हो जाता है। वो यही प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, इनका ही परिणाम है। आगे देखते हैं हम। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि विभिन्न स्थलों के जो स्थल आकृतियाँ होती हैं, उनको हम उनकी ऊंचाइयों और उनकी ढाल के हिसाब से उनके नामों को मैं वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि बहुत ऊंचा है तो उनको पर्वत बोलते हैं, और उनसे थोड़ा कम ऊंचा है तो उनको पठार बोलते हैं। मतलब पठार दोस्तों कैसा होता है कि बहुत चौड़ा सा हिस्सा होता है। ऐसा समझ सकते हैं आप कि अ, किसी बड़े पर्वत को, जो लंबा चौड़ा पर्वत है, उसको ऊपर से काट दिया जाए, उसको ऊपर से काट कर उसका जो शेष हिस्सा बचेगा, जहाँ पर लोग रह सकेंगे, वो समतल सा हो जाता है, उसको पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए पामीर का पठार है और भी पठार हैं दोस्तों। तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, बस आपको समझ में आ गया। ठीक है, और भी ये तिब्बत का पठार है दोस्तों। ठीक है, तिब्बत का एक देखिए ऊंचाई पर तो है, बहुत ऊंचा है वो। ठीक है, और एकदम प्लेन है, उसकी ज़मीन समतल है, तो ये पठार हो गया। ठीक है, और मैदान दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा मैदान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी है कुछ हिस्से में, हरियाणा, पंजाब की मैदान है दोस्तों। ये मैदान है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे फसलें अच्छी होती हैं, मैदानी क्षेत्रों का ये महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों ने निवास अपना बनाया इतिहास में, तो वो मैदानों में ही निवास स्थल बनाए। ठीक है,
मैदानों की ओर लोग रहने के लिए सबसे पहले आए। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, ये परिभाषाएं दी गई हैं और पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आगे क्या कह रहे हैं, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या कह रहे हैं, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक ऊंचाई यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि उसे किसी ने बनाया नहीं है ना, कुदरत ने बनाया है। कुदरत ने ही उसमें सबसे ज़्यादा इंटरफेस किया है, हवाओं द्वारा, मतलब अपनी और अन्य क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी इंसान ने बना दिया तो वो अप्राकृतिक होगी, मानव निर्मित होगी, है ना, कृत्रिम होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पर्वत का शिखर छोटा तथा चौड़ा, आधार चौड़ा होता है। तो वही बता रहे हैं कि पर्वत होता है कैसे, पिरामिड के आकार का। ठीक है दोस्तों, पिरामिड आप सब जानते ही होंगे। तो पर्वत ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता कि मतलब उसको एकदम स्टैटिक होती है जैसे सीधी रेखा में, नहीं, पिरामिड सीधी रेखा में होते हैं और पर्वत एक उसकी आकृति का नमूना बता रहे हैं, वैसे तो उसकी आकृति अलग अलग है। ठीक है, तो कह रहे हैं पर्वत का शिखर छोटा होता है। ठीक है, और आधार चौड़ा होगा तभी तो ऊपर शिखर तक धीरे धीरे बनता हुआ जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं, यह आसपास के क्षेत्रों में से बहुत ऊंचा होता है। ये आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है, तो तभी तो उसको पर्वत माना जाएगा। आसपास के क्षेत्रों से नीचा होगा तो गड्ढा माना जाएगा ना। उसके आसपास के क्षेत्र के समान होगा तो क्या माना जाएगा कि मतलब उसकी एक अलग इमेज नहीं दिखेगी ना, तो वही बात है। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो आप, ये स्वाभाविक है, ऊंचाई पर जाते हुए हवाएं तेज चलती हैं और तेज हवाओं के चलने के कारण वो अपनी उस वहाँ की ऊपर की माहौल को ठंडा कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि पर्वतों पर नदियाँ कैसे पहुँच गई, तो नहीं दोस्तों, पर्वतों पर भी नदियाँ होती हैं, लेकिन उनकी उनका निका जहाँ उद्गम और जो अंत, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, वो कुछ ज़्यादा दूरी तक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है। तो बिल्कुल है, समुद्र के भीतर आपने देखा, समुद्र के भीतर दोस्तों काफ़ी पर्वत पाई जाती है जिनके बारे में आप अभी पढ़ेंगे। सॉरी, ये नदियाँ के बारे में छूट गया था। जो पर्वतों पर जमी हुई बर्फ़ की नदियाँ होती हैं ना, उन्हें हिमानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिमानी आप याद रखें, हिमानी बार बार क्वेश्चन में आ जाता है कि हिमानी हिमानी, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ कुछ ऐसे पर्वत है जो समुद्र के भीतर है। ठीक है, ये ये इसके बारे में ही देखना है, जिन्हें आप नहीं देख सकते, यानी कि हम लोग कोई कभी देख नहीं सकते पर्वतों की, जो पर्वत समुद्र के भीतर होते हैं उनको। तो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम सिटी बस्तियां घर घर बने होते हैं। अगर बने होंगे तो कुछ स्पेशल क्षेत्रों में जहाँ पर्यटक लोगों का आना जाना होगा, या जो कोई जो जगह बहुत फेमस होगी, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होगी, या कोई आस्था का केंद्र होगा वहाँ, इस वजह से। ठीक है, तो इसी जगह पर लोग रहते हैं, बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में मतलब कठोर जलवायु की वजह से कम लोग रहते हैं ना। फिर भी नॉर्मल अन्य स्थानों की तुलना में कम ही रहती हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। उदाहरणों के लिए कई जगह उम, हैं ऐसे, हमारे भारत में भी है और अन्य देशों में भी है ना। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। धरातल यानी कि वो जो एरिया होता है जहाँ पर घर मकान बनते हैं, वो खड़ी ढाल वाले होते हैं। इसी वजह से और लोग रहने के लिए मतलब सोचते हैं कि यहाँ रहा जाए, घर बनाए जाएँ कि नहीं बनाए जाएँ, कभी भी भूस्खलन हो जाता है। तो ये समस्या भी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, कृषि योग्य भूमि की कमी होगी। पर्वतों पर कौन खेती कर सकता है, कहाँ से ट्रैक्टर चलेंगे, कहाँ से बैलगाड़ियाँ चलेंगी, कहाँ से उनकी
हर बखर चलेंगे, है ना, कहाँ से वो पानी देंगे तो कहाँ पानी टिकेगा पर्वतों पर, है ना। तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकती है। पर्वत मतलब कह रही कहने का इनका तात्पर्य ये है कि पर्वत सीरीजों में भी होते हैं। एक पर्वत है, उसके बगल एक से एक और पर्वत है, उसके बगल से एक और पर्वत है, उसके बगल से एक और पर्वत है, तो पर्वत श्रृंखला में होती है। तो दोस्तों आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पर्वतों की सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला है कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका की उत्तर भाग में, ठीक है, सॉरी दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी भाग में है, जिसको रॉकी पर्वत श्रृंखला कहते हैं, एंडीज रॉकी, ये दोस्तों वही पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में, उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, पर आगे क्या कह रहे हैं, जिसे श्रृंखला, श्रृंखला कहते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत से पर्वतीय, बहुत सी पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो वही मैं उसी बात पर बोल रहा था, वही बात पर ही इसमें आगे लिखा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी पर्वत होते हैं जो श्रृंखला में होते हैं, ठीक है। जैसे समांतर श्रृंखला है, समांतर यानी कि दोस्तों आप ही जानते ही हैं कि लंबी दूरी तक एक ही लाइन में, लाइन यानी समांतर, ठीक है। आगे देखते हैं, हिमालय हिमालय आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दोस्तों देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला है हमारी एशिया की बहुत लंबी श्रृंखला है, और ये आल्प्स है जो यूरोप की पर्वतीय श्रृंखला है, ठीक है। और जो एंडीज है ये दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चित्र 5.1 में दिखाया गया है, कहाँ पर है 5.1 चित्र दोस्तों, यहाँ नहीं है, और इधर कहीं है, नहीं है दोस्तों, इसमें चित्र 6.1 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 5.1 के बारे में बोल रहे हैं कि ये पिछले अध्याय के बारे में, ठीक है दोस्तों। पिछले अध्याय में आप जाकर देखें और समझें अच्छे से इसको, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है। तो दोस्तों बलित पर्वत के बारे में अभी पढ़ेंगे क्या है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। तो किन किन पर्वतों की, हिमालय और आल्प्स जो पर्वत है, आल्प्स कहाँ पर है दोस्तों, कि आल्प्स पर्वत है यूरोप में, तो ये, और हिमालय हमारे भारत में है, ये हमें गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये इनकी श्रृंखला उबड़ खाबड़ है, जो सॉरी इनकी सतह उबड़ खाबड़ है, और ये जो है ना इनके शिखर शंक्वाकार हैं, मतलब शंकु के, शंकु आपने देखा ही होगा दोस्तों, इनके जो शिखर हैं शंकु के आकार के हैं, ठीक है दोस्तों, किनके, हिमालय और आल्प्स पर्वत के, ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो अब दोस्तों यहाँ से शुरू हो ही गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझ समझ कर देख सकते हैं कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिनकी आ, वो सॉरी भारत का अरावली पर्वत जो दोस्तों राजस्थान में है, राजस्थान से दिल्ली तक जाता है, ठीक है। हम्म, तो दिल्ली दिल्ली राजस्थान और ये पूरा इसका एक लंबा सीरीज है, किसी तरह मतलब किसी दिन मैं आपको अच्छी सी मैप में दिखाऊंगा दोस्तों, अभी यहाँ मैपिंग में कहीं दिखाया नहीं गया वो। तो ऐसे ही हम इसमें मैपिंग नहीं लगा सकते, इसमें ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, और दूसरी बात ये है कि हमारा रिदम टूट जाता है पढ़ाने में ना। हम उसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पर्वत श्रृंखलाएँ बताएंगे दोस्तों, और कहीं फिर नदियों का वीडियो बनाएंगे, और फिर उस तरह से झरने, तालाब, सब सॉरी झरने, रेगिस्तान, अन्य तरह की वीडियो बना बनाकर आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। आप बस बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब आपने अपनी बात पर आते हैं, तो कह रहे हैं कि आगे अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो अपर्दन की क्रिया दोस्तों वही अपर्दन की क्रिया के माध्यम से जो घिस जाती है ना,
उसके घिसा होता है हवा का, पानी का और मौसम का प्रभाव, तो उसकी वजह से ये इनकी श्रृंखलाएं घिस गई हैं। अपर्दन की क्रिया, सॉरी, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से पर्वत बता रही है? उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन जो पर्वत है, और रूस का जो यूराल पर्वत है, तो वो गोलाकार दिखते हैं। किस लिए दिखते हैं? उसकी वजह यही है कि ये इनकी ऊंचाई कम है, इनकी ऊंचाई कम है, और उन पर भी जलवायु, उनका वातावरण का प्रभाव पड़ा, और वक्त के साथ साथ वो भी घिसते गए। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ घिसती है दोस्तों, लंबी समय की अंतराल, हर मतलब पत्थर भी घिस जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही सब हुआ उनके भी साथ। आगे देखिए, ये बहुत पुरानी बलित पर्वत हैं, तो ये भी बलित पर्वत ही है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रन भ्रंशोत्थ मतलब पर्वतों का, अच्छे ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं दोस्तों, जो कुछ कभी कभी जीभ बिल्कुल लड़खड़ा जाती है ना, लेकिन इनको पढ़ने से हमारी जीभ में सुधार भी आता है, बोलने में सुधार भी आता है, और ये हमें याद भी करना है दोस्तों। ये शब्द कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे की ऐसे ही मिल जाएंगे दोस्तों आपको। ठीक है, आगे देखिए, भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। क्या कह रहे हैं? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश ग्रो भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये शब्द अच्छे से याद करें। क्या कह रहे हैं? जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, आपको मैं दोस्तों अच्छे से समझाता हूँ। जैसे किसी मतलब मिट्टी के पत्थरों को लें, यानी कि आप गीली मिट्टी लें, उसमें जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, मिट्टी से ट्रैक्टर वगैरह बनाते थे, गाड़ियाँ बनाते थे, है ना, खिलौने बनाते थे। उस तरह की मिट्टी लें, और उसको मतलब ऐसा एक ब्रेड की तरह लें उसको, थोड़ा मोटा ब्रेड से, 4 ब्रेड बनाते हैं ना, उसको एक इतना सा इतनी मोटी परत बना के, अ, आप समझिए ना दोस्तों क्या कह रहे हैं हम। 4 ब्रेड होती हैं, 4 ब्रेडों की जितनी मोटाई हो जाती है, उतनी मोटाई की 2 मिट्टियों के टुकड़े लें, और फिर उनको आपस में भिड़ा दें। तो उसको देखेंगे कि कोई मतलब ऐसे हाथ मिलेगा। अगर ऊपर उठ रहा है, जो हिस्सा ऊपर उठ गया जो हिस्सा मिट्टी का, तो उसको क्या कहते हैं? उत्खंड, हास्ट कहते हैं। और जो हिस्सा टूट कर मतलब उसके टकरा कर नीचे चला गया, मतलब नीचे की ओर झुक गया, उसको कहते हैं द्रोणिका, या द्रोणिका भ्रंश, यानी कि ग्रोबेन, सॉरी ग्राबेन। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों, मुझको पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे देखते हैं, यूरोप की राइन घाटी तथा बासजेन पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र की उदाहरण है। तो वही है कि यूरोप में जो राइन घाटी है, राइन नदी है दोस्तों, उसका जो क्षेत्र है वो, और बासजियन पर्वत श्रृंखला, सॉरी पर्वत, इस तरह की पर्वत की तंत्र की उदाहरण है। तो अच्छे से समझ में आ गया ना दोस्तों आपको। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उसकी स्थिति को देखिए। कह रहे हैं कि एटलस में दी गई विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति को देखिए। तो एटलस अभी यहाँ पे दोस्तों यहाँ दिया नहीं गया, तो हम कहाँ से देखेंगे? उसके लिए एक अलग वीडियो मिलेगा आपको, या आगे दिया गया होगा तो हम बिल्कुल देखेंगे। तो देखिए, ये इधर ये दिया गया है। मैंने ब्रेड का उदाहरण लिया था दोस्तों, आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए उत्खंड भ्रंश, और ये द्रोणिका। तो ये ऊपर उठ गया है, ये देखिए इसमें एरो का चिन्ह दिखा रहे हैं, ये ऊपर उठ गया, ये नीचे एरो का चिन्ह दिखा रहा है, ये नीचे उठ चला गया। तो नीचे चला गया, ये द्रोणिका हो गया, ऊपर उठ गया, ये उत्खंड भ्रंश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भ्रंशो तथ, ऐसे मतलब आधा ता लगा दिया। ये सब मतलब बहुत अटपटी शब्दावली है दोस्तों, आप इनको बार बार दोहराइए ताकि याद हो जाए। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसी ऐसी शब्दावलियों से। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि उदाहरण एटलस में दी गई, ये हो गया था। अ, तथा इस प्रकार की भू आकृतियों की कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए, ये हम देखेंगे।
ज्वालामुखी पर्वत, आप ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजीयामा इस तरह की पर्वतों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत भी आप आगे देखने को मिलेंगी। तो उदाहरण दे रहे हैं कि ज्वालामुखी अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये जापान का फ्यूजियामा इस तरह का ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। पर्वतों से ही मानसून को प्रभावित करने की अ, वो पर्वतों में ही मानसून को प्रभावित करने की शक्ति होती है दोस्तों। पर्वतों की वजह से ही बहुत तरह की जलवायु मतलब में जो परिवर्तन होता है वो बचा रहता है, और परिवर्तन होने से फायदा भी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पर्वत ही जलवायु को प्रभावित करती हैं। उसका निगेटिव और पॉजिटिव नज़रिए को मेंटेनेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कि हमारे हिमालय पर्वत अगर ना होता तो यूरोप से आने वाली अन्य प्रकार की जो हवाएं हैं वो हमारे भारत में अलग की जलवायु को प्रभावित करती हैं, और पता नहीं क्या हमारे देश में किस तरह का माहौल होता है ना। और युद्ध में भी हमारे देश के लिए जो बहुत प्रकार के लोग हमारी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, उसमें भी हमारे हिमालय पर्वत ने हमें मदद दी। इसी की वजह से लोग आने से डरे, और किसी ने पार किया, किसी ने नहीं किया। तो ये मतलब महत्व, उसका महत्व दिखा रहे हैं। इसमें महत्व की बात हो रही, तो मैंने कुछ दो महत्व बता दिए। बाकी महत्व है ना, वो बहुत प्रकार के है ना। आगे देखते पर्वतों से कीमती पत्थर, लकड़ियाँ, कीमती धातुएं, कीमती दवाएं, मतलब अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें मिलती ही हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। और आ, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल की संग्राहक होते हैं। सॉरी, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। तो बहुत सी जो पर्वत है ना, वो हिमानियों के माध्यम से नदियों को अपने अंदर सोखे मतलब बनाए हुए हैं, समेटे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं ना। तो वो बता रहे हैं हिमानी में होता है। जलाशयों की जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो पर्वत ऊंचाई पर होती है तो नदियां निकलती हैं, तो मतलब मैदानी क्षेत्रों में आने में उनको मदद मिलती है, वरना वो वहीं जमी रहे ना। तो कहने का मतलब ये, गर्मियों में जो हिमानियाँ जमी हुई होती हैं, तो गर्मियों में वो पिघल कर मैदानी क्षेत्रों में आती हैं और लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराती हैं। तो ये और अन्य महत्व की मतलब महत्व है उनकी पर्वतों की, तो उसके बारे में बता रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं कि पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई एवं पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो उन पर्वतों से निकलने वाली नदियों की चर्चा की जा रही है कि उनका जल किस तरह से उपयोग किया जाता है ना। आगे देखिए, पर्वतों से अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों देखिए कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, पर्वतों से क्या क्या मिलता है। ये सब आप कभी लिखने को मिले तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा 6 की छात्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, आप दोस्तों सोच नहीं सकते। ये बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये मेंस की क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बन जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा स्टेट लेवल पे पूरे, और सेकेंड मतलब राज्य लेवल पर, और वो पूरा भारत अपने देश के लेवल पर। जैसे कि हम देख सकते हैं, देश तो नहीं मतलब एक आपको पूरे तरीके से बताता हूँ मैं दोस्तों कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं। उनमें जो मेंस लिखा जाता है ना दोस्तों, तो उस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए एनसीईआरटी उन परीक्षाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण है। आप अगर दोस्तों कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन, उनकी क्वेश्चन की आंसर आपको इन्हीं से मिलेंगी बनाने के लिए। मतलब इन पुस्तकों से ही क्वेश्चन बन पाते हैं, है ना। आगे देखते हैं, मुद्दे पर आते हैं। ये हो गया
सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान होते हैं, तो घूमने आते हैं वो उनके लिए। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। पर्वतों की यात्रा कौन करता है? जो यात्री होते हैं वो। किस लिए करते हैं? कि पर्वतों की सुंदरता को देखने के लिए, वहाँ का आनंद लेने के लिए, जलवायु का आनंद लेने के लिए क्यों करती हैं? दोस्तों देखिए बताते हैं कि जो लोग गर्मी मतलब आज हम अपने यहाँ रह रहे हैं, तो आज के दौर में जैसे आज के समय में गर्मी पड़ रही है ये है, तो लोग सोचेंगे ठंडी इलाकों में जाकर वहाँ का मज़ा लें, वहाँ की जलवायु का आनंद उठाएं ना, एंजॉय करें। तो वो करती हैं। और अगर जैसे उधर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो लोग इस साइड में आते हैं, गर्म इलाकों में आते हैं कि चलो गर्मी का आनंद लें, गर्मी का मतलब गर्मी का मज़ा लें, और वहाँ का से जो फ़ायदा है तो धूप वगैरह ले यहाँ का, तो वो ऐसा करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर जगह एक ही मौसम रहेगा तो बहुत दिक्कतें होती हैं ना, तो वो सब। और खासकर पर्वतीय इलाकों में लोग अधिक जाना पसंद करते हैं, वो उनका एक इंटरेस्ट रहता है, वादियों में घूमना है, अन्य प्रकार की वहाँ की मौसमी फलों के साथ मतलब अपना सुबह का आनंद उठाना है ना, तो ये अन्य प्रकार की क्रिया है। पर्वतों में क्रीड़ा ही करती हैं, बर्फ में जो और अन्य प्रकार की इसमें क्रिया लिखाई वो बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। सैलानी के लिए पर्वत भी पर्वतों का उपरोक्त आनंद सुंदरता का आनंद लेते हैं, ये सब हो गया। विभिन्न प्रकार की खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवन राफ्टिंग तथा स्कीटिंग स्कीइंग पर्वतों की प्रचलित खेल है। तो ये इनका पर्वतीय जो क्षेत्र में लोग जाते हैं घूमने फिरने, वो इन सब खेलों का आनंद लेते हैं। तो इंसान अपनी जीवन का पूरा उपयोग करना चाहता है ना, आनंद लेना चाहता है अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने वक्त को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहता है। तो ये लोगों का अ, हर किसी का सपना होता है, लोगों का क्या, हर किसी का सपना होता है लाइफ को अच्छे से जीना। आगे देखते हैं दोस्तों, आप भी पढ़िए, अच्छी से अच्छी नौकरी पाइए, और उसके बाद आप भी इंजॉय करिए बड़े बड़े लोगों की तरह है ना, तो बनी रहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हों? बिल्कुल बता सकते हैं दोस्तों, हम बताते हैं आपको। तो देखिए हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली है, और शिमला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये रानीखेत है, नैनीताल है, और हरिद्वार में भी लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। उत्तराखंड में और अन्य स्थान हैं देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये अन्य प्रकार की जगह हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। अन्य अन्य बहुत स्थान है दोस्तों, आप गिन नहीं भी नहीं सकते, इतने स्थान हैं। तो मैंने कुछ बता दिए जो मुझे पसंद है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा एक सपना है कि मैं एक कभी मुझे नौकरी का करने का मौका मिले तो मैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो अल्मोड़ा जगह है वहाँ पर नौकरी करूँगा, या फिर रानीखेत जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ नौकरी करूँगा, या शिमला में किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट होकर वहाँ नौकरी करूँगा। तो दोस्तों मेरा भी सपना है, आपका भी सपना होगा कहीं ऐसी जगह पर रहना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है, ये ज्वालामुखी जो पर्वतीय है, पर्वत है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसका ज्वालामुखी क्षेत्र मूसा ऊपर निकला हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ज्वालामुखी जो पर्वत है उसकी मतलब प्रक्रिया, मतलब उसका संरचना इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये अभी धुंधला है, अभी पूरा साफ दिखेगा। तो अत्यधिक दाब में मैग्मा का निर्माण, ये मैग्मा है, नीचे पिघला हुआ लावा होता है। जो लावा दोस्तों होता क्या है, ये पत्थर की और ये अन्य प्रकार की धातुएं होती हैं जो उसमें ज़मीन के अंदर वही पिघलकर मैग्मा का रूप ले लेती हैं। और पिघलती क्यों हैं? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और आंतरिक हलचलों की वजह से, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी में आंतरिक भाग में बहुत ही अत्यधिक तापमान और अत्यधिक गर्मी की वजह से ये पिघलता है, ठीक है। और उसकी जो हलचल होती है पृथ्वी में उनकी वजह से, ठीक है। तो ये क्या क्या इसमें क्या क्या निकल रहा है? पिघ- किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं, सी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों की जमने से होता है। तो दोस्तों ये उदाहरण है, ज्वालामुखी शंकु है दोस्तों। ये इधर ये बड़ी बड़ी जो दिख रही हैं ये ज्वालामुखी शंकु है दोस्तों। ये धुंधला हो रहा है पता नहीं क्यों, तो आप उसको छोड़िए, आप ये देखिए। किनारों से निकलती पिघली चट्टानें लावा कहलाती हैं, तो ये पिघलती चट्टानें कर रही हैं।
ठीक है, ये लावा के रूप में। और ये ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों की जमने से होता है। ठीक है, ये ऊपर ये ज्वालामुखी शंकु हो गया, ये शंकु का ऊपर धीरे धीरे निकलता जाता है और ये बनता जाता है। और ये लावा है दोस्तों, ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त घने बादल। तो ये गैस युक्त घने बादल है दोस्तों। ये काला काला ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये इतना इतना ये ऊपर अभी छोड़ दिया मैंने ये। तो ये ज्वालामुखी राख है। ठीक है दोस्तों, रॉक की बादल। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस खेल का नाम बताइए दोस्तों। ये स्केटिंग है। आप देखिए कोई बंदा लगा हुआ है, मतलब कपड़े पहनकर एक मतलब जाने के लिए, कहीं जाने के लिए तैयार है पूरी तरह से। बर्फ पर सरक रहा है 2 छड़ियों के माध्यम से। एक प्लेट सी होती है, उस पर खड़े हो जाते हैं तो चलता है ये। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। तो वही मैंने बताया था कि कोई बड़ी पर्वत को काट दें बीच से, तो बड़ा सा क्षेत्र फैल जाएगा, उस पर लोग रह सकेंगे, खेती बाड़ी कर सकेंगे, तो वो पठार हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि मुश्किल होता है ये सब करना, है ना, लेकिन जो कुदरती बना हुआ है वो अलग चीज़ हो जाती है ना। तो यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है। ठीक है, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो दोस्तों यही मेज के समान सपाट होता है। दिखाएंगे अभी पठार आपको। किसी पठार की एक या एक से अधिक किनारे होती हैं। किसी पठार की एक या एक से अधिक किनारे होती हैं। किनारे तो होंगे ही दोस्तों, कि जब वो बता रहे हैं कि मेज के समान होता है उसका, और किनारे होंगी, है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। किसी हाँ हो चुका है। जिस जिसके ढाल खड़े होते हैं, ढाल यानी कि वही दिखा रहे थे ना कि अ, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी पर्वत को काट दिया जाए ऊपर से। वैसे काटना संभव है, लेकिन काट दिया जाए असंभव तो नहीं कह सकते, कि आजकल मशीनों द्वारा सब कुछ संभव है दोस्तों। तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया जाए, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन काट दिया जाए और उसको चौरस एरिया, मतलब जो चौकोर एरिया टाइप का, उस पर छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है, तो वो उसी का एक उदाहरण है। तो जिनकी ढाल खड़े होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तो होती है। पर्वतों की सतह पठार भी पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। तो भारत में दक्कन पठार पुरानी पठारों से एक है। भारत में जो दक्कन का पठार है ना, वो पुराने पठारों में से एक है। मतलब कहने का ये है कि वो बहुत पुराना पठार है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहे हैं केन्या, तंजानिया, युगांडा का अफ्री पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार की उदाहरण है। तो दोस्तों बिल्कुल बता ही दिया कि केन्या है, जो केन्या कहाँ पड़ता है दोस्तों। केन्या अफ्रीका में पड़ता है। तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है। युगांडा अफ्रीका में पड़ता है। पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार की उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये बता दिए। आगे क्या कह रहे हैं कि चित्र 5.1, ये दोस्तों पिछले अध्याय के बारे में बोल रहे हैं, तो आप अध्याय 5 देख सकते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो तिब्बत कहाँ है दोस्तों, कि ये है हमारा जो देश भारत है उसकी उत्तर पूर्व में पड़ता है तिब्बत का पठार। यानी कि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पूर्व में, पूर्वी हिस्से में, यानी और जम्मू कश्मीर के भी पूर्वी हिस्से में पड़ता है। ठीक है, तो ये तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई क्या बता रहे हैं, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। तो दोस्तों समुद्र तल को बेस माना जाता है हमेशा से ही। समुद्र तल से किसी प्रकार के किसी उपकरणों के द्वारा उन्होंने ऊंचाई नापी, तो समुद्र तल चूंकि लेवल होता है, उस लेवल से उन्होंने नापा, तो 4000 से 6000 के आसपास पाया गया है ना। कहीं 4000, कहीं 4.5, कहीं 5, कहीं 5.5, कहीं 6, तो ऐसा पाया गया। ठीक है, पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं।
तो दोस्तों कह रहे हैं पठारों से बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पैदा मतलब उत्पन्न किए जाते हैं और वहाँ से निकाले जाते हैं। तो इसी वजह से पठारी क्षेत्रों में ही जो उनकी खनिज उद्योग होते हैं वो चलते हैं वहीं, ठीक है। तो ये आगे क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका में जो दोस्तों जगह है, तो वहाँ पे जो वहाँ की जो पठार है वो सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में देखिए, भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा कोयला एवं मैग्नीज के लिए बहुत बड़ी भंडार पाए जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पर है आप दोस्तों कमेंट में बताइए, और अगर कमेंट में नहीं बता सकते तो मैं ही बता देता हूँ। खैर, अपने मन हो रहा है कि दोस्तों आपको कमेंट में पूछूं, और एक मन कह रहा है कि आपको बता दिया जाए। तो देखते हैं, अभी आगे चल के बताते हैं क्या कह रहे हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि वहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात अ, इस इस प्रकार की जलप्रपातों की उदाहरण है। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की वृक्षता होती है। तो लावा पठार भी होती है दोस्तों, जो समंदर से निकली हुई लावा, वो सॉरी, ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के माध्यम से बन जाती हैं। लावा थोड़ा तो निकलता नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, तो उससे भी बन जाती हैं पठार दोस्तों, ठीक है। ये अब दोस्तों मैं ये पूछ रहा था कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये दोस्तों बता ही देता हूँ कि ये झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, और कुछ कुछ हिस्सा बिहार में, कुछ हिस्सा नाम मात्र के लिए मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा उसका है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार का एरिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा। और इसमें बोल रहे हैं कि पठारों से जो नदियाँ गिरती हैं तो वो मतलब बहुत उपयोगी होती हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है आप दोस्तों, आप ये तो आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइएगा स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा। आप देखिए कर्नाटक में जो जलप्रपात है तो उसका नाम जोंग जलप्रपात है। ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा जलप्रपात में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा जो कि जल सॉरी लावा जल पठार होता है ना, जो जलवायु जो किससे बनता है, समुद्र से, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ मैं, समंदर। तो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा जिसके माध्यम से बनता है ये, तो उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये बता रहे हैं। आगे देखिए, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि काली मिट्टी जो है ना बहुत उपयोगी होती है, और उस जो इसमें इसकी मतलब उपजाऊपन उसमें बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब काली मिट्टी की बात क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए, किस फसल के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना, काली मिट्टी देखिए एक तो गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। आप नोट करें, गन्ने के लिए, और उससे भी ज़्यादा कपास के लिए, ठीक है दोस्तों। तो गन्ना कपास कहीं कहीं दोस्तों इसमें धान भी करते हैं लोग, धान भी अच्छी मतलब पैदावार होती है धान की भी। तो ये आप याद कर सकते हैं दोस्तों। फसलें तो और भी हैं दोस्तों कि लेकिन वो फसलें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनाप शनाप फसलें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ ही फसल पूछते हैं, ठीक है। तो और अगर आपके दिमाग में भी कोई अच्छी फसल आ रही हो जो काली मिट्टी में पैदा होती है तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, अपने नोट में या कहीं और, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो रमणीय स्थल बोल रहे हैं ना दोस्तों। तो रमणीय स्थलों का तात्पर्य ये होता है, रमणीय यानी कि मनमोहन मनमोहक स्थल यानी कि पर्यटक स्थल। तो दोस्तों पर्यटक लोग ऐसे इलाकों में भी आते हैं। तो ऐसे इलाकों के उदाहरण के रूप में हम आपको बता देते हैं कि हमारे भारत का गोवा गोवा में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। हमारे भारत में जो कर्नाटक केरल के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, तो उधर उधर भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में भी दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ हिस्सों में अन्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, ठीक है दोस्तों ये। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि मतलब इस गुजरात से लेकर ये केरल तमिलनाडु उस साइड में ये समुद्री तट है ना, इधर जो जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी की भी प्रचुरता अधिक है, ठीक है दोस्तों।
हालांकि और भी जगह है, लेकिन यहाँ इनका अधिक से अधिक उसका पूरी तरह से लाभ उठाया जाता है। तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आ, मैदान मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तट से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मैदान दोस्तों 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, नहीं तो वो पठार माने जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, जैसे कि हमारा हरियाणा पंजाब का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और ये अ, बिहार का क्षेत्र। ठीक है, हाँ, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकती हैं। तो उर्मित यानी कि ऊंची नीची ढाल वाले, यानी कि जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो घाटियां हैं, जंगल टाइप का, ये इनमें शामिल कर लिए तरंगित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊंची नीची उर्मित कहते हैं, उनका थोड़ा कुछ पर्यायवाची टाइप का शब्द इसका ये इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी हर तरह की शब्दावली को अपने अंदर सजोए हुए है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर हैं? तो हमारी मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़्यादा मैदान नहीं है। मैदान दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार और हरियाणा पंजाब में है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि नदियाँ सहायक नदियों के द्वारा बनती हैं। नदियाँ पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, हमेशा बहती हैं, क्योंकि कोई भी नदी नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे होता है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। नदियाँ तो तथा इस उन्हें अपर्दित कर देती हैं। तो उन्हीं मैदानों को अपर्दित कर देती है। अपर्दित यानी कि वो कर देती हैं कि सिंचित, सिंचाई मतलब सिंचित कर देती हैं। तो उन नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, उप नदियाँ, ये आप दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ी नॉलेज के रूप में, थोड़ी जानकारी के रूप में बता दें तो देखिए दोस्तों, सहायक नदियाँ वो होती हैं जो किसी जगह से निकला हुआ पानी किसी नदी में मिल जाता है। तो उस नदी में जो जिस नदी में मिलता है उस नदी का पानी और बढ़ जाता है, उस नदी में पानी की मात्रा और बढ़ जाती है, तो उसने वो नदी को सहायक नदी मानते हैं, जो छोटी नदी होती है। ठीक है, जैसे हमारी अ, अ, जो जमुना नदी में हमारी ये चंबल नदी मिली हुई है। हमारी हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हम मतलब अपने इसी क्षेत्र में रहते हैं, जिस जो चंबल संभाग में। ठीक है, आप इस तरह से नोट कर लें कि जमुना नदी में चंबल नदी मिलती है, तो जमुना की सहायक नदी हो गई चंबल। ठीक है, इस तरह से। और उपनदी कौन सी होती है दोस्तों? तो किसी नदी का कहीं मतलब जैसे किसी नदी से नहर के रूप में काट कर रास्ता बना दिया जाता है, तो वो नहर तो दोस्तों कृत्रिम बनाई जाती है, इसलिए वो नहर कहलाती है। ठीक है, और अगर प्राकृतिक तरीके से कोई नदी से जल निकल कर किसी ओर बह जाए तो उसे उपनदी कहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों। आप मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं कि अधिकांश तथा अपरदित कर देती हैं। ठीक है, हम्म, कहाँ अधिकांश मैदान क्षेत्र में ये हो चुका था दोस्तों। अपने साथ यहाँ पे था, वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है, यहाँ था मैं। ठीक है, यही पढ़ना था। आगे देखिए, अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को भी घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो नदियाँ बहाकर लाती हैं, मतलब जो धातु, मतलब धातु तो नहीं कहेंगे, पत्थर, बालू तथा सिल्ट यानी कि एक मिट्टी टाइप का होता है वो, मतलब रेत टाइप का, मिट्टी तो नहीं कह सकती, मिट्टी का ही ग्रुप होता है। तो वो अब पत्थर अत्थर है, जो कंकड़ पत्थर, रेत वगैरह, बालू, ये इसको बहा कर लाती हैं नदियाँ, वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। यानी घाटी जैसे कि गड्ढे टाइप के होते हैं, उनमें भर देती हैं। तो वो जब बड़ी बड़ी गड्ढे होंगे, भर जाएंगी काफ़ी वक्त के साथ, तो इनको भरने में दोस्तों सालें लगती हैं। तो वो भर जाता है, तो वो इलाका एकदम प्लेन सा हो जाता है। जैसे कि हम ऐसे बता सकते हैं कि कहीं गड्ढा खोदे हम, गड्ढा खोदे, उसमें धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कर
मतलब कचरा डालें या धूल मिट्टी डालें तो वो गड्ढा भर जाएगा ना, तो फिर वो क्या बनेगा, एक प्लेन जगह बन जाएगा ना, तो इसी तरह से मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों वही एक ही बात है। ठीक है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान उपजाऊ इसलिए होते हैं दोस्तों, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, जो बालू होती है, जो सिल्ट महत्वपूर्ण जो केमिकल रसायन होते हैं, तो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। और इतिहास में हमने देखा भी दोस्तों कि किस तरह से गंगा जमुना का जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ था, इसलिए यहाँ की क्षेत्र को जीतने के लिए राजा युद्ध करते रहते थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे देखिए, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना इसलिए भी आवश्यकता होता है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि दोस्तों मैदान कोई वाहन है, रेलगाड़ी, बस, ट्रक, अन्य वाहन जो भी हैं चलती हैं, पहाड़ों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, रेगिस्तान में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, नदी नालों के आसपास चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में चलना बहुत आसान होता है उनके लिए। ठीक है, तो अब रेलवे लाइन जैसी दोस्तों मानी परिवहन का एक उदाहरण है। रेलवे लाइन उधर बिछाएंगे तो क्या रेगिस्तान में बिछाएंगे, नहीं बिछा पाएंगे, दिक्कत आएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में अधिक से अधिक इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, परिवहन का इसी प्रकार सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, तो अन्य प्रकार के साधन। ठीक है, तो ये हो गया, इसीलिए ये मैदान विश्व की सबसे अधिक अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में लोग सभी सुविधाओं के साथ मतलब आ जाती हैं, रहती हैं। जब हर प्रकार की सुविधा मैदानी क्षेत्रों में मिलेगी तो लोग वहीं रहेंगे ना, क्यों पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में जो सुविधा नहीं मिल रही है ना, तो क्यों रहेंगे। आगे देखते हैं, तो नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े मैदान बनाए गए ना, उनकी जो अ, मात्रा बताई गई है, तो वो उत्तरी अमेरिका में और एशिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि और भी देश हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों चीन में जो यांगत्से नदी का जो क्षेत्र है वो देखिए, और भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई है। और हमेशा से ही यहाँ पे जनसंख्या का निवास अत्यधिक मात्रा में रहा है। अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है इसी क्षेत्र में। ठीक है, इतिहास में देखिए और वैसे भी देखिए आप। आगे देखिए, और चीन चीन के यांगत्से जो मैदान क्षेत्र है वहाँ पे भी अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, चीन के बारे में दोस्तों बात बात आती है तो गुस्सा निकलता है हमारे हम सबके दिमाग में, क्यों, क्योंकि चीन हमेशा गद्दार देश रहा है। ठीक है, तो ये चीन पाकिस्तान है ना, तो ये उनकी मेंटेलिटी पता नहीं किस तरह की होती है वहाँ के लोगों की। ठीक है, तो छोड़िए वो बात, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मैदान मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक उपजा यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक हो यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकान बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती की लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो वही बात है कि हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, है ना, इंसान को रहने के लिए, इंसान को फसल बोने के लिए, है ना, और परिवहन के साधनों को विकसित करने के लिए, और अपने घर मकान बनाने के लिए, तो एक ही बात है ना, इसीलिए इंसान रहता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में। आगे दोस्तों क्या कह रहे हैं कि भारत में गंगा मैदान, ये हो गया था शायद दोस्तों, नहीं हो, पढ़ता हूँ दोबारा। उपजाऊ मिट्टी की कार्य यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक उपजाऊ जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों ये पढ़ लिया था। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं।
स्थल रूप एवं स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता की अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। तो स्थल रूपों की विभिन्नता की अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, क्यों होता है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्रों में लोग फसल को नहीं बो पाते हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनको बोना उनके लिए कठिन हो जाता है। और यातायात में थोड़ी समस्या आती हैं, जैसे कि कोई इंसान किसी ऊंची पहाड़ी पर रह रहा है, उसको नीचे किसी जगह पर आना है, तो नीचे आने में फिर ऊपर जाने में बड़ी समस्या आती हैं। ठीक है। अन्य प्रकार की जल की समस्याएं दोस्तों, ऊपर अधिक ऊंचाई पर जल का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। पशुओं को चारा, पशु जैसे किसी ने पशु पालन किया तो पशु को चारा खिलाना ऊपर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में चारा अधिक उगता है, अधिक मात्रा में। ठीक है। फसलें पैदा होती हैं, तो ये अन्य तरह की समस्याएं आप और भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, ये हो गया। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। तो दोस्तों बिल्कुल बात सही है, मैदानी क्षेत्रों में अधिक से अधिक मतलब व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं। ठीक है। संसाधन मौजूद रहती हैं। आगे देखते हैं, मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होती हैं। तो वही एक ही मैंने जो चीज़ बताई वही है। विभिन्न प्रकार की स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की रहन सहन की तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकती है? तो पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बीच क्या मतलब समस्याएं आती हैं, उनके बारे में अंतर बताइए। तो ये आप नहीं बताना, आप बस अगर पढ़कर अच्छा ध्यान से आंसर लिख सकते हो, लिखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है। वैसे अगर आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ये प्रैक्टिस करिए, और वरना आप इससे फैक्ट निकालिए बस। आगे देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के स्थलों पर रहने वाले लोगों की रहन सहन तरीके में कुछ अंतर होता है क्या? ये हो चुका था। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती है। ठीक है, विनाश कर देती है। इन आकस्मिक घटनाओं की जागर में इन आक इन आम आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाली खतरों को कम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी, उद्गार है, तूफान या बाढ़ है, जो बहुत बड़ा विनाश करती हैं, है ना, इंसान को बहुत बड़ा अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनसे जो अचानक आकस्मिक यानी अचानक आने वाली घटनाओं को से इनसे जागरूक होकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। अपना बचाव यानी कि इनसे कैसे बचना है, पहले से ही उपाय कर सकते हैं, है ना। तो वो उपाय क्या क्या कर सकते हैं वो आप सोच के बताइएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ छोटा है, ये देखिए। ये दोस्तों किस जगह का फोटो है, आप अनुमान लगाइए। मैदानी क्षेत्र है ये, लेकिन किस जगह का है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का आसपास का मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। या ये देखिए, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये नारियल के पेड़ हैं। और नारियल के पेड़ दोस्तों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये कर्नाटक में। ठीक है। और महाराष्ट्र में भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, केरल में भी पाए जाते हैं। तो ये प्रॉपर नहीं कहा जा सकता कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल है या महाराष्ट्र है, लेकिन ये है गंगा, वो सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र प्रॉपर नहीं कह सकते हम दोस्तों, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। ये मतलब कहने का ये है, हमारा साउथ इंडिया है जो, उसका ही उसी का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ देखिए गन्ने की फसल हो रही है, ये उसकी ये कितनी बेहतरीन तरीके से ये फसल करती है। वो पहले नारियल का फसल किया, उसके बाद इधर जमीन बचा, उसके बाद ये गन्ने का फसल किया, उसके बाद शायद ये कुछ कॉफ़ी होगी, कोई और फसल होगी, फिर ये देखिए धान की फसल की, उसके बाद ये धान की फसल, और धान की फसल, ये धान की पौधा रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितना खूबसूरत चित्र लिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, ये दोस्तों क्या है? रस्सी से बना पुल
अरुणाचल प्रदेश। तो ये रस्सी से बना पुल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये दोस्तों। अच्छा, ये सीधा हुआ बना हुआ है। ये यहाँ से ये छोर है, ये इधर का छोर है, फिर ये दूसरा छोर है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही हो गया। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का ये चित्र था। और आगे देखते हैं, हम कितनी तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में से लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हम कितने तरीके से जल कह रहे हैं कितने तरीके से जल और स्थल का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जल का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो और स्थल का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, आसपास के क्षेत्र का जायजा लीजिए और अनुमान लगाइए और लिखिए आंसर। ठीक है, तो ये आगे देखिए, प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। तो इन्होंने ये बात क्यों की, कुछ तो इनका एक अलग तर्क होगा। ठीक है, तो स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। तो ये वाकई में गलत बात है दोस्तों। गलत तरीके से उपयोग हो रहा है ना, संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे बता रहे ना कि अ, कहीं भी घर बना लिया, ठीक है, फिर घर बनेगा तो वहाँ से घर से उपयोगी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कचरा है, तो वो निकलेगा कहाँ रखेंगी। तो उनको हमें पता ही नहीं है कहाँ फेंकना है, कहाँ रखना है, कहाँ उसको अ, अ, नष्ट करना है ना। तो ऐसे ही कहीं भी कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि कहीं भी हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, तो पानी में जैसे कोई कचरा जाएगा दोस्तों तो वो सड़ेगा। तो आज से आप दोस्तों एक आप मेरी आपसे एक विनती है दोस्तों, मैं हर हर क्लास में कोई ना कोई विनती करता हूँ दोस्तों। हर क्लास में तो नहीं, मैं कर ही लेता हूँ जब जहाँ कोई सेंसिटिव बात होती है, तो वो कर रहा हूँ मैं दोस्तों कि आप भी एक कचरे का सही प्रबंधन करने की एक कला सीखिए। और हो सके कम से कम कचरा पानी में इधर उधर न डालिए। हमारे पर्यावरण को जितना हम सुरक्षित कर सकेंगे, जितना उसका ख्याल रख सकेंगे, उतना ही कम है। क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में जो भावी पीढ़ियाँ होंगी, वो हमारे पर्यावरण में रहने के लिए बहुत मतलब उन पर्यावरण में रहने के लिए बहुत मुश्किल महसूस करेंगी, पर्यावरण में रह नहीं सकेंगी, पर्यावरण में उनको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, हमारा जल दूषित होता जा रहा है, हमारी वायु दूषित होती जा रही है, हमारा जो क्या कहते हैं, ज़मीन जो हमारे देश मतलब आसपास है वो भी दूषित होती जा रही है। वो कहीं भी खड़े हो जाओ, देखिए कितनी धूल उड़ती है, कितनी गंदगी बास आती है ना। पानी कहीं से भी पीना चाहें तो वो पीने में दिक्कत आती है, पानी में बास आती है, ज़मीन में आसपास कचरा है उधर कहीं खड़े हो जाओ तो वहाँ बास आती है। ठीक है, कहीं निकलो तो धूल ही धूल। ये दोस्तों क्या है, मानव निर्मित है सब, इंसान सब करता है और इंसान उनका मतलब परिणाम भोगता है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए। तो आप ये निर्णय लीजिए दोस्तों कि कहीं भी कचरा फेंकेंगे नहीं, और कहीं भी धूल मिट्टी हो तो उसको मतलब उसमें सुधार करेंगे, किस तरह से उसका करना है। कचड़े को जलाएंगी और जलाकर उसकी जो धूल मिट्टी मतलब होगी, उसको एक जगह से मतलब उससे अच्छे से संभाल कर उसको ठोक में पीट कर एक जैसा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ी अपील थी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारी ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। देखिए दोस्तों, ये किसी ने कहीं मतलब फेंका है कचरा, तो ये कितना गंदा लग रहा है ना। जल यही जल भविष्य में बच्चे पिएंगे, है ना। ये जो जल भरा हुआ है, ये जल सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन अब ये जल बिल्कुल बेकार हो चुका है। बहुत सी जगह दोस्तों आपको बता दें कि ये जल है ना, इसमें जो इतना कचरा पड़ा हुआ है, लोग इसी जल का उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सुरक्षित और स्वच्छ जल है नहीं है पीने के लिए, तो वो मजबूर हैं इसी जल को फिटकरी डाल कर, क्लोरीन डाल के और छान कर गर्म करके, यानी कितनी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं बस पीने योग्य हो जाए। तो वो पी रहे हैं। कभी कभी तो जो गरीब है उनके पास वो संसाधन नहीं है सुरक्षित जल को प्योर करने के लिए, तो वो मजबूरी में ऐसा ही पीते हैं और बीमार होते हैं, और फिर मौत के घाट उतर जाए, मतलब मौत के मुंह में चले जाते हैं ना। तो ये होगी।
आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक बार। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु एवं स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। ये सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों हमारी सरकार ने जो मिशन चलाया स्वच्छ भारत मिशन, इसमें इसकी एक झलक दिखाई गई है। इसका एक मतलब जो कोट लिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या छपा हुआ है, क्या कह रहे हैं ये चित्र 1 2 3 4, ये क्या है। हाँ देख ही लेते हैं क्या है चित्र। एक एक 10 को ध्यान से देखिए क्या, और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो चित्र एक ये दोस्तों, इसके लिए वाक्य लिखना है। तो क्या ये रेगिस्तान है, इसमें यहाँ देखिए पानी की समस्या है। रेगिस्तान में ऊँट निवास ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट काफ़ी दिन तक बिना पानी पी रह सकता है। और देखिए यहाँ पे रेगिस्तान में ऊँट के ही द्वारा लोग सवारी करते हैं, क्योंकि वहाँ वाहन चलने में असमर्थ होते हैं। और यहाँ देखिए रेगिस्तान में पानी की समस्या रहती है, इसलिए लोग दूर दूर से कुएं से पानी भरते हैं। और एक एक लोग एक एक जो और लेडीज़ होती है, महिलाएं होती हैं, वो एक एक महिलाएं दो दो तीन तीन चार चार मट घड़ों को ले जाती हैं, ताकि एक साथ में काफ़ी पानी लाया जा सके। तो ऐसी शब्दावली, ऐसी बात लिख सकती है इस चित्र को देखकर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 2 को देखिए, चित्र 2 को देखिए, दिखाए गए स्थलों के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये 2 के बारे में आप लिख दीजिए। ये समंदर का किनारा है। ये जो जो बीच कहते हैं जिसको, समुद्र से बार बार लहरें आती हैं, कभी कभी ज्वार भाटा भी आते हैं, तो बीच पर लोगों को हानि हानि भी पहुंचा देते हैं, जो भी समंदर के किनारे रहते हैं उनको। समंदर के किनारे रहना आदमी के लिए मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे ये शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है। समंदर से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, समंदर से कीमती चीज़ें भी निकाली जाती हैं, समंदर से आदमी को अपनी जीविका मतलब जीवन चला रहा है, ठीक है। तो ये शब्द लिख सकते हैं आप, है ना। तीसरा क्या कह रहे हैं, ये देखिए नौकायान, नौका खेल हो रहे हैं। तो ये दोस्तों तमिलनाडु केरल में होते हैं ये खेल, ठीक है। कर्नाटक में ये सब खेल होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ये लोगों की संस्कृति का एक हिस्सा है। यहाँ लोग अपनी खुशी खुशी एक त्यौहार मनाते हैं। ये लोगों का त्यौहार का भी एक हिस्सा है, लोगों की संस्कृति है ये दोस्तों। तो ये आप इनके बारे में 4 शब्द लिखें, और अपना अपने मन से जो कुछ भी ज्ञान की बात निकल रही है वो लिखें, जो आप इसके बारे में लिख सकते हैं सही, ठीक है। आगे देखिए 4 इसमें क्या है, ये इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि वृक्षों का महत्व दिखाया गया है। वृक्षों का, अगर वृक्ष ना हो तो आदमी देखिए ये फूस की घर बनाकर रहे, ये मतलब किस तरह से घर बनाकर रहेगा। तो और भी महत्व है देखिए दोस्तों, लोग अपनी संस्कृति में कैसी रहते हैं, किस तरह के लोग कला से ये घर बनाते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो ये इनके बारे में, पेड़ों की बहुत अधिक उपयोगिता है। बिना पेड़ों के इंसान का जीवन जीवन असंभव है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ के माध्यम से ही इंसान ऑक्सीजन लेता है। ये बहुत बहुत शब्दावलियाँ हैं जो आप कहीं से भी बना बना कर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, यह क्या लिखा हुआ है, क्या यह चित्र दिया गया है। चित्र ये 5 चित्र दोस्तों किसी पर्वतीय क्षेत्र का है। या देखिए घर कैसे बने हुए हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग लिखना है इनके बारे में कुछ कुछ, तो ऐसे लिख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का जीना मुश्किल होता है। पर्वतीय क्षेत्र में लोग फसल नहीं कर सकते। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की सुविधाएं कम होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों यातायात की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी भूस्खलन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी मतलब मौसम में अचानक परिवर्तन भी हो जाता है। तो ये ऐसे शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 6, ये ये क्या, ये जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं। ये दोस्तों चाय की बागानों में काम कर रही हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, चाय की बागानों में महिलाएं काम कर कर रोजगार, खुद को रोजगार प्राप्त करती हैं। चाय की बागानों से जो महिलाओं को रोजगार मिलता है, उनसे उनकी घर की जीविका चलती है। चाय चाय मतलब दोस्तों एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। ये हमारे अन्य देश से अन्य देशों में भी सप्लाई होती है। इसके ये जो चाय है ना, ये उस स्टेट में जहाँ पैदा होती है, हमारे देश में कहाँ पैदा होती है, आसाम और बंगाल में भी होती है, ठीक है। तो जिस स्टेट में जो चाय पैदा होती है,
वहाँ उस स्टेट के लिए चाय एक स्टेट जीडीपी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ये ऐसी शब्दावली, ठीक है। तो अन्य भी लिख सकते हैं, और भी शब्द आपके पास हैं, ठीक है। आगे देखिए 7 में क्या, 7 इधर है। ये देखिए दोस्तों, ये भी पर्वतीय क्षेत्रों के घर बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने किस तरह से भूमि को काट कर कृषि योग्य बनाया। तो यहाँ पे घर लोग कैसे बनाते हैं, भूमि को काट कर लोग क्या क्या फसल बो सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं। यहाँ अधिकतर धान की खेती की जाती है लोगों के द्वारा, क्योंकि अन्न खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये लिख सकते हैं दोस्तों। आगे आगे देखिए दोस्तों, ये 8 देखिए दोस्तों, ये नदियों में, झीलों में और समंदर में खेलने वाला खेल है दोस्तों। ये लोगों की, ये पर्यटक लोग ये खेल को अधिक महत्व देते हैं। अधिक से अधिक पर्यटक लोग इस खेल को खेलते हैं। ये टूरिस्ट लोग जो आते हैं, अब मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ झील वगैरह हैं, वहाँ से आते हैं अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को याद करके वहाँ, ठीक है। वो अपने वक्त को खुशहाल बनाने के लिए। तो ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं आप। 9 में देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये वादियाँ हैं, ये कह सकते हैं कि ये बड़ा चारागाह है। यहाँ पे लोग अपने पशुओं को चराते हैं। यहाँ पे मतलब उनको महत्वपूर्ण जो पशु हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण पशु है ना, उनको चराते हैं, उनसे दूध दोहते हैं, उनसे जो भेड़ बकरियाँ हैं, उनसे उनको ऊन वगैरह है वो मिलती है ना। कोई कोई उसको उनका भोजन भी करता है, उनको खाता भी है। तो नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज भेड़ बकरियों को खाते भी है, तो उनको खाने की पूर्ति होती है। तो ये यहाँ पे लोगों का जीना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मौसम कभी भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहले जैसा देख सकते हैं जो पहले बताया था। ये देखिए चित्र 10 में, ये चित्र 10 में बर्फीला इलाका है। यहाँ देखिए शरद ऋतु पड़ रही है, बर्फ़। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से बर्फबारी के कारण लोगों का जीना अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी कभी बहुत बर्फबारी होती है, तो बर्फ़ को हटाने के लिए तकनीक अन्य प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। लोग मुश्किल से रह पाते हैं। तो ये रास्ते घिर जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये 10 पॉइंट हैं, इधर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या ये अभ्यास प्रश्न कक्षा 6 के छात्रों के लिए ये मैं, आप चाहें तो इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, और ना छोड़, नहीं देना तो छोड़ दें। ये मिलाना चाहें मिला दें, नहीं छोड़ दें। ये दोस्तों क्या थी। तो ये वीडियो पूरी हुई दोस्तों। तो आगे हम इसी कक्षा का अध्याय 7 लेकर आएंगे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।